चंपावत उपचुनाव के लिए आज शाम से थमा चुनाव प्रचार। कल सीमाएं भी हो जाएंगी सील। 31 मई को होना है मतदान। सीएम धामी है चुनावी मैदान में। चंपावत विधानसभा की सभी सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी और पुलिस के जवान किए गए चप्पे चप्पे पर तैनात। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र में पाई कई तरह की खामियां। बोले जल्द ही सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी ठीक। डॉक्टर्स के भरे जाएंगे पद। और 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएंगी फूलों की घाटी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ने पूरी की सारी तैयारियां। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम गया है। चंपावत में 31 मई को मतदान होना है, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी मैदान में है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही अपना प्रचार कर सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह मतदान के लिए कमर कस चुका है। आपको बता दें कि कल जिले की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी, तो मतदान पूरा होने तक बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेगी। चंपावत में सीएम धामी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। प्रदेश के तमाम मंत्री और सांसद यहां प्रचार के लिए नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह चुनाव सिर्फ औपचारिकता भरा नजर आया। कांग्रेस का एक भी स्टार प्रचारक यहां नहीं पहुंचा। उपचुनाव की जंग है, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में है। और हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। चंपावत को जहां बीजेपी बता रही है कि किसी तरह से भी कांग्रेस यहां जीत नहीं सकती है, तो चंपावत विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। मुस्तैद पुलिस और एसएसबी के जवान बाहर से आने वाले सभी वाहनों की सघन तलाशी कर रहे हैं, ताकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहर से नकदी, शराब, हथियार और चुनाव सामग्री न लाई जा सके। साथ ही मतदान को लेकर नेपाल सीमा को भी सील कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मानक को ध्यान में रखते हुए जहां जो सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जो फोर्स लगानी चाहिए, वो डिप्लॉय की गई है। जितने वल्नरेबल बूथ है उसमें हमने पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है। क्रिटिकल में हमने पीएसी के 2 आर्म्ड जवान भेजे हैं। इसके अलावा जो पैदल बूथ है, जिसकी आज जो पार्टियां निकल चुकी है, जो 16 पार्टियां आज जो पैदल वाली की, उसमें भी हमने स्पेशली 2 आर्म्ड पुलिस के जवान उसमें उनके साथ में भेजे हैं। साथ ही साथ में जो अन्य जो भी सिंपल बूथ है उसमें भी एटलीस्ट कम से कम 1 पुलिस का जवान के साथ साथ एक होमगार्ड वहां पर रहेंगे। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर फुल प्रूफ हमने व्यवस्था रखी है, जिसमें साथ साथ जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर है, जोनल पुलिस ऑफिसर है, वो लगातार राउंड पे रहेंगे। बॉर्डर है वो हमने लगभग अब सील कर दिए हैं। तो सब कुछ अच्छी तरह से स्मूथ है। मुझे लगता है कि अच्छे फोर्स का व्यवस्था है, स्मूथ रहना चाहिए। और मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि वो शांतिपूर्ण मतदान रहेगा, तो अपने घरों से निकले अधिक से अधिक संख्या में। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां मंत्री रावत ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में जल्द चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी। साथ ही जरूरी उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में बेहतर सेवाएं देने वाले कोविड कर्मचारियों को समायोजित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द ही कोविड कर्मचारियों की नियुक्ति दी जाएगी। आपको बता देंगे बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहाँ पर मरीजों को बेहतर उपचार के बजाय उन्हें मात्र रेफर कर दिया जाता है। प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयासरत है कि हम हर हॉस्पिटल को ठीक ठाक करें। और जब से हमारी सरकार बनी, मैंने अभी एक सचिव से लेके महानिदेशक से लेके सबको एक जिम्मेदारी दी है कि वो एक जिलों में निरीक्षण करने जाएंगे और स्वास्थ्य संवाद करेंगे हर हॉस्पिटलों में। मैं प्रधानमंत्री जी का भी और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब कुमाऊं को एक सैटेलाइट कैंपस जो है एम्स का भी मिल चुका है। उसकी ज़मीन का भी निरीक्षण किया जा रहा है। जल्दी जो है उसका भी काम शुरू हो जाएगा।
दवाइयों की सरकार की तरफ से हर हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं रहेगी। प्रत्येक हॉस्पिटल का एनालिसिस करके जो है विज्ञापन आ गया है। डॉक्टरों की जहां भी कमी होगी पूरी कर दी जाएगी। 340 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों का भी विज्ञापन आ गया है। मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी। सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर हरिद्वार में यातायात प्लान लागू कर दिया गया है, जिसके तहत हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भारी वाहन नहीं दौड़ा सकेंगे। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और इमली खेड़ा भगवानपुर की तरफ से आने वाले बाहरी वाहनों को ऋषिकुल हाईवे से डाइवर्ट कर ऋषिकुल मैदान में पार्क किया जाएगा। छोटे 4 पहिया वाहनों को अलकनंदा, रोडी, वेलवाला, दीनदयाल और पंतद्वीप की पार्किंग में पार्क किया जाएगा। सोमवती अमावस्या पर होने वाले महास्नान में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक जाम होने वाली जगहों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली नासन बॉर्डर पे पहले तो हैवी वाहनों का जो आवाजाही जो है फिलहाल के लिए रोक दी गई है, और जैसे सिटी से आगे पता चलेगा कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया तब उस हिसाब से देखा जाएगा। बाकी श्रद्धालुओं की जो भी वाहन है वो आ रहे हैं, वो वाया लंडोरा लक्सर के रास्ते होते हुए हरिद्वार। करीब 2.5 साल के बाद एक बार फिर कल सोमवती अमावस्या का स्नान होने जा रहा है। लगातार देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर हम मौजूद है। अधिकांश श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर जो है हरिद्वार पहुंचेंगे, और जो अनुमान लगाया जा रहा है लाखों श्रद्धालु इस बार हरिद्वार सोमवती अमावस्या के स्नान पर जो है स्नान करने जा रहे हैं, और तमाम व्यवस्थाएं जो है पुलिस के द्वारा कर ली गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जो है वो भी सुचारू रूप से चल रही है, तो वहीं जो सोमवती अमावस्या का स्नान है एक चुनौती पुलिस के लिए जरूर बना हुआ है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जाम लगने वाली जो जगह है पुलिस के द्वारा उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है, और चप्पे चप्पे पर जगह जगह जो है पुलिस देखने को मिल रही है। और जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए पुलिस के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है। अपने सहयोगी रोहित के साथ राहुल सैनी, IND 24 मंगलौर। जोशीमठ की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जून से खुलने जा रही है। यहाँ पर 516 से अधिक प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। इसे लेकर नंदावेली राष्ट्रीय पार्क तैयारियों में लगा हुआ है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते फूलों की घाटी जाने वाले रास्ते टूट गए थे। 2 जगहों पर बीच में ग्लेशियर भी आते हैं। बर्फ काटकर रास्ते बना दिए गए। कई जगहों पर लकड़ी के अस्थायी पुल बनाए गए हैं। 31 जून तक सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। हर वर्ष की तरह इस बार 1 जून से खोली जा रही है। विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण फूलों की घाटी लेट खोली गई थी। इस बार हम लोग निर्धारित समय पर फूलों की घाटी को खोल रहे हैं। क्योंकि इस बार जाड़ों के समय में काफी ज्यादा बर्फ गिरने से काफी रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई जगहों पर अभी 2-3 जगहों पर ग्लेशियर हैं, तो रास्तों की मरम्मत अंतिम चरण में है। 2 जगहों पर हम टेम्परेरी पुल बनाते हैं, पुल बना दिए गए हैं। 2 जगहों पर ग्लेशियर हैं, उनको ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया गया है। फूलों की घाटी में अलग अलग समय में अलग अलग प्रजाति के फूल खिलते हैं। कुल मिला के लगभग 516 कुछ प्रजाति के फूल वहां पर वो की गई हैं। हम लोगों ने इस बार अलग अलग जगहों पर जिस जिस समय पर जो फूल खिलते हैं उनकी सूचना पट लगाए जा रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल दून अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी हैं। अस्पताल की कई खामियां सामने आ रही हैं। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और कहा कि एक्सरे, MRI, CT स्कैन मशीनें तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट तक मौजूद नहीं हैं। बीते कई दिनों से अस्पताल की कुछ मशीनें खराब भी पड़ी हैं। अस्पताल में बिजली व्यवस्था देखने वाले कर्मचारियों को 10 दिनों में 15 से 20 बार बिजली के मानो झटके लग चुके हैं, जबकि सरकार अस्पताल में 24 घंटे बिजली का दावा करती है। अस्पताल के MD NS खत्री ने भी अस्पताल की असुविधाओं को स्वीकार किया। सामने आए, आज इनकी सारी कमियां इनको दिखाएं। इनके सारे जितने भी वायदे थे वो खोखले निकले। इनके पास कोई इलाज नहीं था। एक्सरे मशीन है खराब है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी चीज दून मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा दून मेडिकल कॉलेज जहां पर ऑपरेशन
के लिए ये कह रहे हैं और ऑपरेशन के लिए इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। बेहोशी का यंत्र इनका खराब है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है सिवाय भ्रष्टाचार के, कोई उपचार नहीं। मरीज परेशान है और आज से सुराज सेवा दल ने एक एक आम जनमानस को जागरूक करेगा। सुराज सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता गेट के बाहर बैठेगा, किसी भी मरीज की समस्या होगी उसको सुनेगा। और स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। यहाँ का मैनेजमेंट बदलना चाहिए और मरीजों का सही उपचार करना चाहिए। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को ढेला नदी में ढवा दिया। मामला 30 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है, जब महिला का प्रेमी उसके पति को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ नदी किनारे ले गया और दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला है जिनके द्वारा बताया गया कि उनका बेटा मुकेश 1 मई से लापता है और इस पर उन्होंने थाने में सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और सास से पूछताछ की और ये पता लगा कि फैजान से उनकी पत्नी के अवैध संबंध है और फैजान क्योंकि गायब है, फैजान को उसका पता किया गया और हिरासत में लिया गया और पूछताछ पर फैजान ने बताया कि हाँ, उसके द्वारा मुकेश की हत्या कर दी गई है और शव को ढेला नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया गया है। शादी से पहले ही ये दोनों जो मृतक की पत्नी और फैजान हैं, इनके जो है आपस में प्रेम संबंध रहे होंगे। जो है फैजान ने 30 तारीख की रात्रि को उसको ढेला नदी पर बुलाया और खूब शराब पिलाई और उसके बाद सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और फैजान और उसकी पत्नी, जिनका ये दोनों का षड्यंत्र था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्सर में बागवानी करने वाले किसानों को इस बार राहत मिली है। आम और दूसरे फलों की पैदावार में इजाफा देखने को मिला है और लॉकडाउन खुलने से अच्छी बिक्री हो पाएगी। बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से किसानों को खासा नुकसान हुआ था। इस बार किसानों को आम की फसल बम्पर होने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र में तेज हवाएं कम चलने से भी आम की खेती को नुकसान भी कमी हुआ है, जिसके चलते बाजारों में होने वाली अच्छी कमाई से इस बार किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस साल में इनके 2 साल से तो पिछड़ा है। इन 2 सालों में तीसरे साल में कुछ उम्मीद पड़ रही कि लॉकडाउन नहीं है और दूसरी बात जो है ना, सुख शांति है और शांति की वजह माल भी अच्छे बने हुए हैं। इन दिनों पहाड़ों की रानी यानी मसूरी में माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के इस निर्माण कार्य में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। सभी सैलानी सेल्फी लेते हुए मसूरी की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। बड़ी तादाद में पर्यटक अपने परिवार के साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग 5 दिन के टूर पे आए थे और बहुत अच्छा लगा मसूरी आके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है और अभी ये सेल्फी पॉइंट देखा तो हमने सोचा यहाँ फ़ोटो क्लिक कराते हैं, तो अच्छा लगा यहाँ घूमने के बच्चों के साथ में। और यहाँ बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। सेल्फी पॉइंट भी बहुत अच्छा है। हम लोग ने तो स्पेशली इंडिविजुअली भी लिया और फैमिली के साथ भी यहाँ पे फोटो ली है और बहुत मज़ा आ रहा है। मसूरी का वेदर बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है कि यहाँ पे ना कितना भी हम चढ़ जाते हैं ऊपर, हमें थकान नहीं लगती है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें एक 12 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सिविल अस्पताल रेफर किया गया। कार में सब्जियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में घायल परिवार शांतर शाह गांव का रहने वाला है, जो अपने बीमार बच्चे का इलाज कराने रुड़की जा रहे थे। पीछे तो मारुति बड़ा उन्नत सी साइड में ऐसी टक्कर मारी कि ट्रैक्टर को कंट्रोल करना मौत होगा मुझे। ट्रैक्टर पे साइड रखो। हाँ जी, अगर कहे में जावा ट्रैक्टर जो दूसरे ने टक्कर मारी ना, उनका एकदम वो करने लगे हैं इलाज करना शुरू कर दिया। बाजपुर की कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए का 7 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पुलिस बरामद मोबाइल फोन की जांच कर रही है।
युवक स्मैक वगैरह का धंधा कर रहे हैं, तो इस पर हमारी टीम सतर्क थी। इस पे हम लोग कल शाम जब इसमें चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान केशववाला मोड़ से इसमें बब्बू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 7.37 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही साथ 1,03,200 रुपये उससे बरामद हुए हैं। के पास 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोनों को चेक किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसको गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। देहरादून की बात करते हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी ने एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली डेफ माउंटेनियर अमीषा चौहान को सम्मानित किया। इस मौके पर टिहरी जिले के भैंसवाड़ी गांव की रहने वाली अमीषा ने कहा कि उनके माता पिता की प्रेरणा से ही वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। अमीषा ने सरकार से अपील की है कि उन्हें इंटरनेशनल खेलने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे मुझे हेयरिंग का प्रॉब्लम है और मैं एक डफ पर्सन हूँ और आने वाला 2024 में विंटर डफ ओलंपिक होने वाले हैं और उसके लिए मुझे अपनी तैयारी करनी है अल्पाइन स्की में। और इंडिया में एकमात्र लड़की मैं ही हूँ नेशनल अल्पाइन स्की में पार्टिसिपेट करने वाली। तो मुझे मेरी उत्तराखंड सरकार से हेल्प की जरूरत है, जो मुझे वो सपोर्ट करे। आने वाले टाइम पे मैं डफ ओलंपिक के लिए मेडल लेके आऊँ। तो मैं अपनी सरकार से यही चाहती हूँ कि वो मुझे बाहर भेजे, बाहर ट्रेनिंग के लिए। देखिए, अमीषा चौहान उत्तराखंड की बेटी है, टिहरी जिले के धनोल्टी तहसील की बेटी है, जिसने 2017 में 2018 में विदेशों में 2 चोटियां क्लाइम करने के बाद 2019 में 23 मई को जिसमें बचेंद्री पाल जी ने 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किया था, उसी दिन 2019 में एवरेस्ट को फतह करके जो काम किया हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। और ऐसी बेटियां जो हम सबका मान बढ़ाने का काम करती हैं, इतिहास रचने का काम करती हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसको संसाधन उपलब्ध कराए और उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे। 1 और 5 जून को देहरादून जाने वाले रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। नगीना रेलवे ट्रैक पर काम चलने से कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस 1 और 5 जून को रद्द रहेगी। रेलवे ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया है। इसमें देहरादून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। ऐसे में अब यात्रियों को 1 और 5 जून की टिकट कैंसिल करवानी पड़ रही है। 1 और 5 जून को देहरादून जाने वालों को बस या टैक्सी से ही अपना सफर करना पड़ेगा। तो देहरादून जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और रेलवे की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें रेलवे ने बताया कि इस रूट को दरअसल ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें देहरादून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। ऐसे में अब यात्रियों को 1 और 5 जून की टिकट कैंसिल करवानी पड़ रही है। दरअसल नगीना रेलवे ट्रैक पर काम चलने से ये ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को अब बस या टैक्सी सेवा पर ही निर्भर होना होगा। तो रेल यात्रियों की परेशानियां फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और रेलवे की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि नगीना रेलवे ट्रैक पर काम चलने से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। गर्मी में मसूरी के केम्प्टी फॉल में सैकड़ों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियां लगातार पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। वहीं पर्यटकों की भारी भीड़ से व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। देश दुनिया से लोग मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों की भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतना सुंदर लगा हमें, नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर झरना था, हमने बहुत एंजॉय करा। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा था और हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत देर तक हम पानी में रहे, खेले, बहुत एंजॉय करा। बिल्कुल 2 साल से लॉकडाउन के कारण से पूरा केम्प्टी फॉल लॉकडाउन था, पूरा बंद था और इस बार अच्छा है कि भाई बीमारी भी नहीं आई है, कोरोना भी नहीं आया और अच्छी भीड़ भी है। तो मसूरी की ये तस्वीरें आपके सामने और केम्प्टी फॉल जो कि पर्यटन का बहुत ही बेहतरीन केंद्र माना जाता है,
और हमेशा पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की वादियाँ हमेशा पर्यटकों को बहुत लुभाती हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए भी यहाँ से देश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, जिससे कि व्यापारियों की भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। व्यापारियों ने बताया कि कोरोना काल के समय से यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पर्यटक नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे कि स्थानीयों को भी रोजगार में अच्छा लाभ मिल रहा है। तो मसूरी की ये तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने, और सैलानियों से मानो गुलजार हो गया है मसूरी। नैनीताल घूमकर वापस घर लौट रहे पर्यटकों की कार ब्रेक फेल होने के चलते गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक और परिवार का एक सदस्य सुरक्षित बच गए। जिनकी सूचना पर कालाढूंगी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीयों की मदद से शवों को बाहर निकाला। ये हादसा कालाढूंगी नैनीताल रोड में प्रिया बैंड के पास हुआ। बता दें कि पर्यटक नैनीताल से घूमकर अपने घर रोहतक हरियाणा वापस जा रहे थे, तभी बीच रास्ते पर यह हादसा हुआ। दो फैमिली रोहतक से नैनीताल घूमने के लिए आई थी। इसमें एक फैमिली इनकी पहले ही कालाढूंगी पहुंच चुकी थी। दूसरी गाड़ी जो है मारुति बलेनो से काफ़ी तेज़ी से नैनीताल नीचे को आई थी। प्रिया बैंड से 1 किलोमीटर पहले ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी नीचे घुस गई, जिसमें मौके पर ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें रेफर कर दिया गया है। एक डेड बॉडी ऊपर आ गई। और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पुलिस लाइन कर्मचारी ने आरआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए। कर्मचारी ने डीजीपी अशोक कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की। मारपीट के आरोप से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने मामले को गंभीरता से लिया है और अधिकारी को जांच के आदेश दिए। पूरा मामला छुट्टी मांगने पर नाराज पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज और लाठी डंडों से मारपीट के भी आरोप लगाए। वहीं अब तक हुई जांच में एसएसपी ने बताया कि शिकायतकर्ता पिछले 1-1.5 साल से ड्यूटी से नदारद था और पुलिस लाइन अधिकारियों को गुमराह कर रहा था और झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले अनुचर दीपक उप्रेती, जो पुलिस लाइन रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर में अनुचर के पद में तैनात है, उसके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है विभिन्न माध्यमों से। तो शिकायत पत्र पर अनुचर उप्रेती द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें वो आरोप ये लगाया गया है कि उसके साथ जो है पुलिस कर्मचारीगण द्वारा मारपीट किया गया है। पूर्ण जो है जांच जो है ये विभागीय जांच जो चल रहा है राजपत्र अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, उसमें सभी तथ्यों का जाँच किया जा रहा है, मारपीट का भी, एब्सेंस का भी, सभी तथ्यों के आधार पर जब जांच संपादित किया जाएगा, उसके आधार पर जो है जो भी दोषी पाए जाते हैं सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लाल कुआं में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों में ही घमासान शुरू हो गया है। एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के आरोप में मुख्य चुनाव अधिकारी ने सहायक चुनाव अधिकारी को हटा दिया है। ऐसे में व्यापार मंडल के निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मामले पर सहायक चुनाव अधिकारी संजीव शर्मा का कहना है कि उन्होंने पहले ही व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से अपना इस्तीफा मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया था, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें पद से हटा दिया, जबकि चुनाव अधिकारी को मुझे हटाए जाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी जीवन कबड़वाल ने बताया कि सहायक चुनाव अधिकारी संजीव शर्मा एक प्रत्याशी के साथ घूमकर वोट मांग रहे थे, जिसके बाद संजीव शर्मा को सहायक चुनाव अधिकारी के पद से हटाया गया। चुनाव प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मेरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ कारण थे मेरे, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा अपना मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया था। और उसके बाद मुझे जानकारी में आया कि ऐसा कि मेरे को बर्खास्त करने संबंधित कोई इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है, जो कि इनका संवैधानिक अधिकारी नहीं है कि जो मुझे मुक्त कर सकें। जिस व्यक्ति ने पहले ही इस्तीफा दे दिया उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसी एक मीडिया में खबरें आ रही हैं जो कि साधारण निराधार हैं और अनर्गल मुख्य चुनाव अधिकारी के बयान है।
सहायक चुनाव अधिकारी श्री संजीव कुमार शर्मा जी का कई बार लगातार जब से चुनाव चल रहा, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तब से लगातार उनके बारे में शिकायत आती रही। कम से कम 3 या 4 कैंडिडेट ने अभी तक शिकायत कर दी है और हर बार हमने उनका पक्ष भी सुना और उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की। लेकिन हम चाहते थे कि जो है वो हमारे एक सीनियर हैं और अपने सिस्टम पर सही ढंग से काम करें। लेकिन कल उनकी फिर शिकायत आई, जिस पर कि मैंने उनसे बात की थी और जिस पर कि लोगों ने प्रूफ दिया है कि वो और लोगों के साथ जो है कन्वेंसिंग कर रहे थे, किसी भी प्रत्याशी के लिए कन्वेंसिंग। और फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।